age it may, whatever age it may be. So we will be, so I'll just share few things, few facts about the diet, nutrition, lifestyle, health, like that. So let's start. So I'll start a session by a very wonderful Sanskrit shloka which says, Pathya asati kadartasyam kim aushadhe nishevanaihi, Pathya asati kadartasyam kim aushadhe nishevanaihi. That means if at all we follow proper diet, there is no need of the medication. And if at all, हाँ मैं हिंदी में बात करूंगी, एंड इफ एट ऑल अगर हम कोई मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ अगर डाइट एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेडिसिन का इफेक्ट थोड़ा सा 100% जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. तो आहार और औषधि दोनों, आहार औषधि और हेल्थ तीनों साथ साथ जाता है, जिसमें हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम औषधि को अपने दूर रख सके. तो सबसे पहले देखना है कि मैं हेल्दी हूं या नहीं हूं. अभी मुझे बुखार है नहीं, मुझे सर्दी खांसी है नहीं, मुझे डायबिटीज हाइपरटेंशन है नहीं, तो मैं हेल्दी हूं क्या. तो एक थोड़े से कुछ क्वेश्चंस है वो अपने आप को पूछना है, जस्ट टू फाइंड आउट कि मैं हेल्दी हूं या नहीं हूं. ये क्वेश्चन आपको ही आपके बारे में आंसर मन में आपके देना है. सबसे पहले मुझे एसिडिटी होता है. एसिडिटी यानी बर्निंग सेंसेशन थ्रोट में होता है या चेस्ट में होता है या एब्डोमेन में होता है. तो एम आई डू आई गेट एसिडिटी. दूसरा है कि मेरा एनर्जी लेवल स्लो है क्या, या फिर मैं सुबह में तो एकदम फ्रेश रहती हूँ लेकिन टुवर्ड्स द इवनिंग देन आई फील वेरी डाउन. या फिर मुझे नींद बराबर से नहीं आता है, या नींद आता है तो बीच बीच में टूट जाता है. या फिर मेरा कंसंट्रेशन काम में नहीं रहता है, मैं करना चाहती हूँ लेकिन फिर थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा सा आलस से जैसा आ जाता है कि नहीं नहीं अभी नहीं करना है. या फिर कहाँ ना कहाँ पे बॉडी में मुझे वेग पेन है, अभी तो कुछ एब्सोल्युटली ओके, लेकिन फिर दोपहर तक या रात तक मुझे लगता है कि मेरे पैर में दर्द होता है, मेरे बैक में थोड़ा सा हर्ट होता है. और मुझे मालूम है कि ये चीजें अगर कुछ होती है, मुझे कभी हेडेक हो जाता है, तो मुझे मालूम है कि ये चीजें होती है तो कौन सा दवाई लेना है, उसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाने का जरूरी नहीं है. लेकिन अगर ये चीजें हो रही है, इसका मतलब इसमें से कोई भी एक चीज अगर हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी हमारे साथ कम्युनिकेशन कर रहा है दैट आई एम नॉट एट ईज. दैट मीन्स आई एम डिस ईज्ड. सो डिस ईज्ड डजेंट मीन कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन या बड़े बड़े नाम लेने हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ पे बॉडी हेल्दी सिचुएशन में नहीं है. ये बॉडी अगर कम्युनिकेट कर रही है तो हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है. और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वी हैव टू गो टू द रूट कॉज. अभी हेडेक है तो ठीक है, मुझे काफी सालों से हेडेक का तकलीफ है, मुझे मालूम है कि जब भी हेडेक होता है तो मैं दवाई ले लेती हूँ. सो ये कॉमन सिनेरियो है. लेकिन अगर हेडेक है तो फ्रॉम दी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हमें रूट कॉज में जाकर देखना है. या तो मेरा हाइड्रेशन लेवल बराबर नहीं है, दैट मीन्स माई बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, या फिर मुझे एसिडिटी है, या फिर मुझे कोई चीज का स्ट्रेस है, या फिर मेरा नींद बराबर नहीं हुआ है. तो कारण ना जो सिम्टम बॉडी दिखा रहा है, वो दिखने के लिए सामने एक सिंपल सा कोई तो चीज दिखता है, लेकिन उसके पीछे कारण अलग अलग हो सकते हैं. मुझे डिहाइड्रेशन है और किसी को कुछ एसिडिटी का तकलीफ होगा, सो कारण अलग अलग हो सकते हैं. तो अगर वो कारण को अगर हम ट्रीट कर सकते हैं, तो जो भी डिस ईस्ट वाला जो चीज है वो हम डेफिनेटली अपने लाइफ से ही हटा सकते हैं. ऑब्वियसली कुछ क्लिनिकल कंडीशन है जिसके लिए इतना आसान तरीके से तो नहीं हो सकता, लेकिन वी कैन डेफिनेटली गो टू द रूट कॉज. अभी कुछ फैक्ट्स है अबाउट द फूड. फूड यानी से अपना बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है, पेशियों से बना है. हम बोलते हैं कि मुझे लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन ये सब ऑर्गन्स है, लेकिन हर ऑर्गन या इवन इंक्लूडिंग द ब्लड और टिश्यूज ऑल्सो, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हैं. और जो सेल है ना, उनका एक फंक्शनल यूनिट है. यानी इमेजिन कीजिएगा कि कितने सारे फैक्ट्रीज अपने बॉडी में चल रही है, और फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ इनपुट रहता है, यानी कुछ रॉ मटेरियल जाता है, कुछ प्रोसेसिंग होता है और कुछ फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है. ये तो फैक्ट्री का हमें मालूम है. लेकिन ये चीज ट्रिलियंस ऑफ
सेल्स में, जो फंक्शनल यूनिट्स है अपने बॉडी में, हर एक के बॉडी में, इरिस्पेक्टिव कोई भी एज होने दो, इरिस्पेक्टिव कोई भी बॉडी वेट होने दो, इरिस्पेक्टिव मेल फीमेल होने दो, ये अपने बॉडी में चल रहा है। तो इमेजिन कीजिएगा, हर एक टाइनी सेल जो हमें आंखों से भी नहीं दिखेगा, इट हैज टू बी माइक्रोस्कोपिकली सीन, तो हर सेल में ये रॉ मटेरियल जाता है, यानी हम जो भी खाना खाते हैं उसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल में ब्रेकडाउन होता है बॉडी में जाने के बाद, फिर ये रॉ मटेरियल है वो हर सेल में जाता है, फिर सेल को जो चाहिए वो उसमें से एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेसिंग करके उसका अवेलेबल फॉर्म ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में वापस भेज देता है। तो मुझे लीवर को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, हार्ट को जो चाहिए वो मिल जाता है, एंड देन परफेक्टली माय बॉडी इज कंप्लीटली नरिश्ड। अभी इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, अभी ये तो हम तो रोज खाते हैं, प्रसाद तो लेते हैं रोज का, तो सेल्स को तो मिलता ही होगा, ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इसमें ना एक चीज ऐसे रहती है कि एक तो फीडिंग द बॉडी एंड नरिशिंग द बॉडी, यानी मुझे भूख लगा है, यानी मेरे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन को कहाँ ना कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी है, तो इसके लिए माय ब्रेन इज गिविंग द सिग्नल दैट यू शुड ईट। लेकिन अभी खाने के लिए कुछ है नहीं मुझे, अभी मैं मुंबई से बात कर रही हूँ तो मैं वड़ा पाव का बात करूंगी, तो खाने को है नहीं, तो मैं सिंपल एक वड़ा पाव उठा लिया एंड देन ओके ठीक है चलो आई एम थ्रू, मेरा पेट अभी भर गया, मैं भूख था मुझे लेकिन मैंने खाना खा लिया। लेकिन तो मैंने बॉडी को फीडिंग तो कर दिया लेकिन नरिशिंग नहीं हो पाया, क्योंकि वड़ा पाव से मुझे जो सेलेनियम, जिंक और विटामिन सी और विटामिन ए मिलना एक्सपेक्टेड है, माय लीवर एंड किडनी एंड हार्ट आर एक्सपेक्टिंग, वो मैं नहीं दे पाती हूँ। और इसमें पेट भर जाता है, कैलोरीज मिल जाते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलने की वजह से लीवर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि मैंने लाइफ में अल्कोहल तो कभी लिया नहीं, आई नेवर हैड नॉनवेज इन माय लाइफ, फिर भी फैटी लीवर कैसे आ गया? या फिर मुझे ब्रेन फॉग क्यों होता है कि मैं अभी खाना खा लिया, मैं काम के लिए बैठी हूँ और थोड़ा सा ऐसे डोज ऑफ हो जाता है, तो ब्रेन फॉग हो गया। तो इसका मतलब है कि माय ब्रेन या माय लीवर या समटाइम्स माय हार्ट ये क्यों हेल्दी नहीं है, अगर मैं कंप्लीटली, मैं स्मोकिंग नहीं, अल्कोहल नहीं, नॉनवेज नहीं, फिर भी ये चीजें क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द बॉडी हैज टू बी नरिश्ड रादर देन हाउ द बॉडी हैज टू बी फेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नरिशिंग जो करना है, यानी एक सिंपल, एक बहुत अच्छा वाक्य है जिसको बोलते हैं, जब भी भूख लगता है तभी हम खाते हैं, तो वो हमारा प्रकृति है, तो ठीक है भूख लगा मैंने खा लिया। लेकिन अगर भूख नहीं है और मैंने खाया कि मेरा अभी पेट तो भर गया, लेकिन ओके ठीक है चलो लोग बैठे एंड देन ओके आई शेयर प्रसाद विथ यू जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर और मे बी जस्ट बिकॉज आई लाइक व्हाट दे आर ईटिंग, तो वो अगर मैं जब भी भूख नहीं है तभी खाती हूँ तो उसको हम विकृति बोलते हैं। और फिर अपना भारतीय संस्कृति कैसा है कि हमें भूख लगा है लेकिन कोई दूसरा बंदा अपने सामने जिसको भूख लगा है तो हमारा निवाला हम उनको दे देते, वो भारतीय संस्कृति है। तो विकृति संस्कृति तो है अपना, इसके लिए वी आर इंडियंस, लेकिन प्रकृति और विकृति को हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अभी एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द डाइट व्हेन वी से दैट आई वांट टू नरिश माय बॉडी। अभी डाइट में देखा जाए तो हम नॉर्मली 3 मील्स रहते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अभी वहां पे कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक द किंग। मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम पे भूख नहीं रहता है, मुझे मॉर्निंग में भूख नहीं रहता है, सो आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन, सो दैट इज फाइन। कोई भी ऐसा परफेक्ट ऐसा लाइन नहीं है कि भूख नहीं है फिर भी ब्रेकफास्ट इज मस्ट। अगर आदत नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं भी लेंगे तो भी चलता है। वी हैव टू रिस्पॉन्ड व्हाट बॉडी इज आस्किंग फॉर। मेरे तो इसके लिए कभी भी पेशेंट आते हैं ना तो मैं पूछती हूँ कि कौन से दिन के कौन से टाइम पे आपको एक्चुअल भूख लगता है कि नहीं नहीं अभी मुझे खाना चाहिए ही, और कौन से वक्त पे आप खाना खाते कि चलो अभी लंच टाइम हो गया, 1 बज गया तो मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। अगर हम घड़ी के टाइम के हिसाब से चलते हैं कि नहीं अभी ये टाइम हो गया ये खाना है, लेकिन बॉडी को दिल से उतना इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, तो जो हम खाना खाएंगे बॉडी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू प्रोसेस। सो दैट इज वाई मेरा सबसे पहला एक चीज रहता है कि प्लीज आइडेंटिफाई कि मुझे कौन से वक्त भूख लगता है। कई बार ऐसे होता है कि शाम को ना 5, 6, 7 बजे के आसपास बहुत भूख लगता है, मैं इन जनरल जो पेशेंट्स का जो फीडबैक है उसके हिसाब से बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे बहुत भूख लगता है, तो उस टाइम पे स्नैक्स खाया जाता है फिर जो भी अवेलेबल है, और फिर डिनर है फिर वो 9, 10, 11 बजे हो जाता है।
लेकिन तो 9, 10, 11 बजे डिनर, जब भी अपना लीवर एक सर्कैडियन रिदम में वो बोलती हूँ उसको, आई जस्ट मेंशन दैट पॉइंट कि मैं मिस नहीं करूँ। तो होता क्या है कि भूख जब भी है तभी हम खाना खाएंगे, तो बॉडी उसको प्रोसेस कर सकता है। लेकिन भूख है उस टाइम पे क्या खाना खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भूख लगा है तो मैंने कुछ सैंडविच वगैरह खा लिया तो नरिशिंग नहीं हुआ, फीडिंग हो गया। जब भी मैं खाना खाती हूँ तभी मेरा बॉडी नॉट इन एक्सेप्टेंस मोड, और जो मैं भला घर का खाना, भला मैं एकदम प्रॉपरली बैलेंस्ड खाना खा रही हूँ, लेकिन बॉडी इज नॉट इन एक्सेप्टेंस मोड, तो जो भी मैं खाना खा रही हूँ प्रोसेस नहीं होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लीज आइडेंटिफाई व्हाट आर द टाइमिंग्स व्हेन आई फील हंग्री। आइडियली स्पीकिंग, आइडियली यानी इन जनरल में बात कर रही हूँ कि ब्रेकफास्ट टाइम शुड बी समवेयर बिटवीन 6 AM एंड 9 AM। ये ब्रेकफास्ट का टाइम नॉर्मली है जिनको ब्रेकफास्ट का आदत है या जिनको सुबह में भूख लगती है। सो ये टाइम के बीच में अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं टू स्टार्ट द डे विथ, सो दैट इज समथिंग विच इज अ गुड टाइम। कोई इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं या कोई चाहते हैं कि मैं सुबह सुबह खाना नहीं खाना चाहती हूँ और भूख भी नहीं लगता है, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। देन द लंच टाइम, जहां पे जो सर्कैडियन रिदम का मैं बात कर रही हूँ कि अपना बॉडी का हेल्थ साइकिल जो है ना वो सूरज के साइकिल के हिसाब से चलता है। तो व्हेन द सन इज ऑन द टॉप ऑफ द हेड 12 बजे, उस टाइम पे अपने बॉडी में एंजाइम्स और एसिड्स बहुत हाई लेवल पे सिक्रेट होते हैं, और तभी हम जो भी खाना खाएंगे दैट प्रोसेसिंग हैपेंस वेरी वेल। कि मैंने रोटी खाया तो सीधा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लीवर को नहीं मिलता है, रोटी को ब्रेक डाउन होने के बाद ही बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिलेगा। तो इसके लिए 12 to 1, 1:30 मैक्सिमम, या फिर 11 to 1 is the right time when we should be having our lunch. This is ideal, I'm talking in general. And evening time, the best time for dinner is it is by sunset actually. कभी प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता है वो भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बिटवीन 6 and 8 अगर हम डिनर का टाइम रख सके तो अगर ये टाइमिंग के हिसाब से हम चल रहे हैं तो सबसे पहले वी शुड बी अश्योर्ड ये टाइम पे मुझे भूख लगता है, एंड वी शुड बी अश्योर्ड क्या है कि मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अभी इसमें ना एक बहुत चीज ऐसे है कि अपना एक बायोलॉजिकल एज रहता है कि व्हाट इज योर एज, तो मैं बोलूं भी ना, अगर प्रूफ भी करना है तो मैं मेरा आधार कार्ड दिखा दूंगी कि दिस इज माई एज। उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, इट इज फिक्स्ड। तो दैट इज आवर बायोलॉजिकल एज। लेकिन समथिंग इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एज। दैट मीन्स इवन दो माई एज इज 50, द एज ऑफ माई लीवर मे बी 25, द एज ऑफ माई हार्ट मे बी 85। ये मैं क्या बोल रही हूँ कि अपने ऑर्गन का जो हेल्थ है, ईच इंडिविजुअल ऑर्गन का जो हेल्थ है, दैट इज डिसाइडेड एग्जैक्टली हाउ वी आर नरिशिंग दैट ऑर्गन। और अगर वो नरिशमेंट बराबर है तो जरूरी नहीं कि मेरे बायोलॉजिकल एज के हिसाब से हार्ट और लीवर का एज भी बढ़ना चाहिए। मैं उसको हमेशा के लिए यंग रख सकती हूँ अगर मैं उनका ख्याल कर रही हूँ। और मैं हमेशा ना पेशेंट्स जो कभी कभी ऐसे हमें लेट गो करते कि ठीक है चलो, जो यंगस्टर्स बेसिकली रहते नॉट वेरी बॉदर्ड फॉर द हेल्थ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हार्ट या लीवर, अगर इमेजिन कि वॉट एवर मे बी द एज, इरिस्पेक्टिव वॉट एवर मे बी द एज, these organs are like our children. If at all they are crying out for the help, बच्चा अभी रो रहा है तो एज अ मदर मैं ऐसा नहीं कर सकती अच्छा रो रहा है रोने दो, मुझे तो बहुत सारे बाकी काम है। ऐसे नहीं करते, हम काम छोड़ के भागते कि बच्चा क्यों रो रहा है। सो सेम वे, अगर मैं खाने के बाद मेरा डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, यानी मुझे एसिडिटी वगैरह हो रहा है, तो मेरा इंटेस्टाइन में, मेरे लीवर में क्या, माई लीवर इज क्राइंग फॉर द हेल्प, तो मैं उसको एंटासिड करके चुप नहीं बिठाऊंगी। आई विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहाँ पे मेरे ऑर्गन का हेल्थ का ख्याल नहीं कर पा रही हूँ। अभी ऐसे रहता है कि इतने सारे काम रहते दिन का, अभी अपना हर एक लोग, कोई हाउसवाइफ है, कोई टेम्पल में है सर्विस करते हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है इतने सारे चीजें रहते तो उसमें इसके लिए क्या टाइम देना है, क्योंकि ये चीजें तो ऑटोमेटिक होती है। अभी ब्रीदिंग कर रही हो नहीं कर रही हो वो थोड़ी सोचना पड़ता है, वो तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है ना। तो ये चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन जब भी हम कॉन्शियसली, अगर जहां पे जरूरी है बॉडी कम्युनिकेट कर रहा है कॉन्शियसली, उसको अगर न्यूट्रिशनली सपोर्ट दे सकेंगे, सो दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड। तो हम प्रिवेंटिव बेसिस पे काम कर रहे हैं। बीमारी हो गया तो हॉस्पिटल्स तो है ही वैसे, लेकिन अगर वो नहीं हो इसके लिए हमें वो काम करना है। तो ये अपना टाइमिंग का बात हो गया कि मील टाइमिंग कौन से आइडियल होने चाहिए। अभी उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। अभी हम ब्रेकफास्ट का बात करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट इन जनरल कोई भी फूड के लिए तीन चीजें रहती है। एक तो लोकल होना चाहिए,
दूसरा सीजनल होना चाहिए, और तीसरा रीजनल होना चाहिए। मैं साउथ इंडियन हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट में इडली डोसा खा रही हूँ, सो दैट इज ओके, क्योंकि मैं बचपन से वही खा रही हूँ। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो पोहा, उपमा, चिलास वगैरह जो है वो दैट इज माय रूटीन। सो रीजनल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सडनली कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट लेना शुरू करूंगी, सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। अपना इंडियन रीजनल मेन्यू का एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोल सकती हूँ, एक्चुअली फैक्ट है कि इंडियन फूड, वेदर इट इज ब्रेकफास्ट और लंच, वो कार्बोहाइड्रेट रिच बहुत है। और प्रॉब्लम कहाँ पे है? कार्बोहाइड्रेट रिच होने का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि उसका क्वांटिटी जरूरी से ज्यादा आ जाता है, तो हमें वही कार्बोहाइड्रेट हमें नुकसान देती है। फिर हम बोलते हैं कि इंसुलिन का गड़बड़ हो गया, फिर बोलते हैं कि प्री डायबिटीज स्टेज में आ गया, या वजन ज्यादा हो गया। सो कार्ब रीजनल प्रेफरेंस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इडली खा रही हूँ या मुझे कर्ड राइस खाना है, तो मैं डेफिनेटली खा सकती हूँ, लेकिन उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, कोई भी मील होने दो। सो पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो अनाज है, अनाज यानी रोटी रहेगा या पोहा उपमा रहेगा या इडली रहेगा या चावल रहेगा, कोई भी अनाज, भला उसमें ज्वार बाजरे का रोटी भी रहेगा, तो अनाज कैटेगरी में जो भी आता है उसका पोर्शन मेरा 1/4 कम चाहिए। यानी अगर मैं 2 रोटी खा रही हूँ और मेरा पेट भर रहा है, तो मैं 1.5 रोटी में वहां पे लिमिट रखूंगी। ऑब्वियसली दैट दैट इज एप्लीकेबल कोई पर्टिकुलर एज के बाद की, 40s के बाद ये प्रिंसिपल अगर फॉलो करेंगे तो उसका बहुत फायदा होता है। सो अनाज है थोड़ा 1/4 कम रखना है। और जो वेजिटेबल पोर्शन है वो, अगर 1/4 है तो उसको थोड़ा सा हाफ करना है। ऑल सीजनल वेजिटेबल्स आर अलाउड। उसमें ऐसे रहता है कि आलू नहीं खाना है या बैंगन नहीं खाना है या टमाटो नहीं खाना है, तो देर इज नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल कि टमाटो आप बंद करो, टमाटो से एसिडिटी हो जाता है। कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। जो भी चीज आप गलत टाइम पे और गलत क्वांटिटी में खा रहे हो, तो ही उसका प्रॉब्लम होता है। और अगर मेरा बॉडी सेंसिटिव है, तो मैं बचपन से दूध पी रही हूँ, दूध पीने के बाद मेरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एंड आई एम यूज टू ड्रिंकिंग मिल्क सिंस माई चाइल्डहुड। मैं चाय कॉफी नहीं पीती हूँ, सो दूध इज ओके फॉर मी। अभी अगर हम डेप्थ में जाए कि नहीं नहीं ये A2 काऊ मिल्क जरूरी है, या फिर केमिकल वाला सब्जी है, वैसा अगर देखा जाए, देन वी शुड हैव आवर ओन काऊ, वी शुड हैव आवर ओन फार्मिंग, फिर जिसमें मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकूंगी। सी वी अंडरस्टैंड कि 100% फुल प्रूफ प्रोटेक्टेड फूड अपने सामने नहीं आता है, लेकिन जो भी अपनी आदतें हैं उसको छोड़ के हम अलग कोई भी चीजों के पीछे के, अभी ऑर्गेनिक कोई मुझे मिले थे कि भाजी में पेस्टिसाइड रहता है तो मैं नहीं खाती, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जी बहुत महंगा है, तो फिर मैं थोड़ा सा ही लाती हूँ। फिर 200 ग्राम, पाव किलो सब्जी होता है, फिर 5 लोग के लिए खाते हैं, तो उसमें सब्जी का इंटेक चला गया नीचे। सो व्हाट आई एडवाइस दैट वॉट एवर इज अवेलेबल, एक तो अपना इस्कॉन में एक तो बहुत अच्छा फायदा ये है कि हम जो भी करते हैं दैट इज अ प्रसाद, वो उसको ऑफर करके फिर हम लेते हैं। सो ऑलरेडी उसमें जो भी सत्व गुण है उसको हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पहला चीज है। और दूसरा चीज है कि ऑब्वियसली सिलेक्शन ऑफ फूड हैज टू बी राइट, लेकिन ज्यादा डेप्थ में अगर जाएंगे ना, तो उस तरीके से फिर आपको गेहूं बंद करना पड़ेगा, दूध बंद करना पड़ेगा, बहुत सारे भाजी बंद करना पड़ेगा, दही छाछ बंद करना पड़ेगा, तो बंद करने का लिस्ट तो बहुत बड़ा हो जाता है। एंड कुछ भी हो जाए, सी ऑल ऑफ अस एज इंडियंस वी हैव अ साइकोलॉजिकल कनेक्शन विद द फूड। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि साइकोलॉजिकल कनेक्शन कैसे है, जो मैं डिवोटीज के लिए नहीं, लेकिन मैं जनरल पब्लिक के लिए देती हूँ, दे अग्री विद दैट। कि जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं, डिवोटीज के लिए तो हर चीज प्रसाद है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है, तो हमेशा सूजी का हलवा बनता है, जिसको हम शीरा, लाइक मीठा हलवा, सूजी का हलवा खाते लोग। लेकिन जब भी पूजा के लिए वही हलवा पूजा के लिए बनता है, तो उसमें कोई एक डिवाइन टेस्ट आ जाता है। हम रूटीन में खाना बनाएंगे, मेरा हमेशा जो हमारे कुक है ना, तो उनको हमेशा मेरा कहना है कि भले खाना पकाते हैं, ऑफरिंग करते हैं, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, फिर पेशेंट्स को खिलाते हैं, वो यूनिवर्स, वो हमारा हॉस्पिटल में पक्का चलता है। लेकिन बाय एनी चांस मैं जब भी टेस्ट करती हूँ फूड, और बाय एनी चांस मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, वो जो टेस्ट है, जो मुझे टेस्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम दी स्पाइसी पॉइंट ऑफ व्यू और टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट है वो जो डिविनिटी जो फील होता है हमें, क्योंकि हम सालों साल से वो ले रहे हैं, तो मालूम पड़ता है कि अरे भैया आप थोड़ा सा आज गुस्सा में, क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं माता जी, नींद बराबर से नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन अलग था।
तो इसका सो वी अंडरस्टैंड एज डिवोटीज कि अपना जो खाने के साथ का जो कनेक्शन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अवर भाव, जो भाव से हम खाना पका रहे हैं, परोस रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, परोस रहे हैं, और फिर हम खाना खा रहे हैं। तो वही भाव, ये बोलने का चीज नहीं जो मैं भक्ति वेदांत में आने के बाद अभी 30 ईयर्स, 28 साल पहले मैं खुद समझ सकी कि जो पेशेंट्स हमारे अनियन गार्लिक के बिना खाना चलता नहीं है, नॉनवेज के बिना खाना चलता नहीं है, और जो भक्ति वेदांत में एडमिट होते हैं, वो अमेजिंगली वो बोलते हैं कि ऐसा क्या है कि आपने ये कुछ नहीं यूज किया फिर भी इतना स्वादिष्ट कैसे है। सो कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरीके से अभी हम तो प्रसाद ही करते हैं, लेकिन वो खाने का वक्त, यानी मेरा हमेशा रहता है कि कितना खा रहे हैं, जो मैंने बताया 1/4 कम खाना है, लेकिन क्या खा रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो मैं बात करती हूँ उसके बारे में, किस तरीके से खा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रसाद है, लेकिन ये फटाफट, अरे पेशेंट वेट कर रहा है, फटाफट फिनिश किया एंड भागे, तो अगर वो इन ऑनर टू फूड अगर नहीं किया, तो अपना जो साइकोलॉजिकल कनेक्शन है वो नहीं रहता है और उसका एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता है। सी एक है ना, हमारे सेल्स को इमोशंस है, हाँ, मे बी आपको मालूम होगा ये, ईच सेल हैज ए इमोशन, मुझे इमोशन है, मुझे दुख होता है, मुझे खुशी होती है, वैसे हमारे हर एक इंडिविजुअल सेल को इमोशन है। हम जब भी डिसीज में जाते हैं कि डायबिटीज अगर हुआ है, जेनेटिक्स में डायबिटीज नहीं, कोई मम्मी पापा को डायबिटीज था नहीं, तो इनको कैसे हो गया, फिर पूछते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, नहीं स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, प्रोफेशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो हम बोलते हैं हाँ स्ट्रेस ज्यादा है तो इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन कम हो गया तो शुगर बढ़ गया। तो कोई भी बीमारी आप लो, कोई भी नाम लो बीमारी का, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन अपना इमोशंस से होता है। सो बिकॉज आवर सेल्स हैव इमोशंस, और अगर हम ये सेल्स को राइट तरीके से नरिशमेंट दे, राइट टाइम और राइट कंटेंट तो हो गया, राइट क्वांटिटी तो हो गया, लेकिन राइट वे से अगर वही प्रसाद खाए और यही चीज हम हमारे बच्चों को भी सिखाए, तो उसका काफी फायदा रहता है। तो हम बात कर रहे थे क्वांटिटी का, सो 1/4 लेस खाना है, लेकिन बाकी की चीजें जैसे सब्जियां है जो हमें सूट करती है, कोई भी सब्जी यूनिवर्सली मना है ऐसा नहीं, क्लिनिकली कोई चीजें हमें मना करनी पड़ती है, बट इन जनरल। देन दालें हैं, अभी वी आर वेजिटेरियन, सो वी हैव टू हैव अ प्रोटीन इन आवर डाइट, तो दाल है या पल्सेस है। अभी नॉर्मली ना अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि नहीं नहीं पल्सेस नहीं खाना है, उससे गैस हो जाता है। तो एक्चुअली पल्सेस हमारे लिए एज वेजिटेरियन पीपल, हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी थर्ड डे हर एक कोई ना कोई अपना बॉडी में कोई ना कोई सेल का वेयर एंड टेयर चल रहा है, कोई वो पेशियां मर जाती है और पेशियां नहीं बनती है। ये कांस्टेंट प्रोसेस, जैसे हमारा ब्रीदिंग कांस्टेंट चल रहा है, तो ये प्रोसेस भी कांस्टेंट चल रहा है अपने बॉडी में। और अभी आप इमेजिन कीजिएगा, जो वेयर आउट हो रहा है, जो डाई ऑफ हो रहा है, उनको बनने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो तो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, वो हमें बाहर से देना पड़ेगा। एंड बेसिकली रॉ मटेरियल इज प्रोटीन, प्रोटीन जैसे अमाइनो एसिड जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो फॉर वेजिटेरियंस हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है, एक तो डेयरी से मिलता है, जो दूध है, दही है, उसका बनाया हुआ छेना है, या फिर अपना दाल्स और पल्सेस से मिलता है। लेकिन दाल और पल्सेस से मिलने वाला प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, वो आधा ही होता है, तो बॉडी उसको यूज नहीं कर पाता है। तो उसको अगर हमें कंप्लीट करना है, तो दाल को कोई अनाज के साथ मिक्स करना है, यानी रोटी सब्जी खाया तो खाना कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे प्रोटीन नहीं है, और दाल चावल खाया तो भी खाना कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे फाइबर नहीं इन द फॉर्म ऑफ द वेजिटेबल। तो आप सोचेगा, तो एनी मील विच इज प्लान, जो भी माता जी है, तो जो भी मील हम प्लान करते हैं दैट हैज टू बी कंप्लीट मील। यानी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज से और सब्जियों से मिलता है, प्रोटीन हमें दालों से, पल्सेस से। तो जो पल्सेस मुझे कुछ पल्सेस नहीं जमते, नहीं जमते, लेकिन इनको नहीं चलते इसके लिए मैं भी नहीं खाऊंगी, ऐसा यूनिवर्सल कुछ नहीं है। और पल्सेस नॉर्मली स्प्राउटेड फॉर्म में खाते हैं, और अगर कोई डाइजेशन का इश्यू है, देन प्रॉपरली कुक करके खाना है, फिर कच्चा नहीं खाना है, तो देन दैट इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। दही किसी को, आई मीन अभी आयुर्वेदा के हिसाब से दही थोड़ा सा हेवी रहता है खाने के लिए, हजम करने के लिए, तो दही को थोड़ा सा फेंट के लेंगे या फिर छाछ के फॉर्म में लेंगे, अगर थ्रोट का इरिटेशन नहीं होता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। तो मैं कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज और सब्जी, प्रोटीन के लिए दाल और पल्सेस और दही छाछ अगर मैं कुछ लेती हूँ, और फैट जो
फैट यानी तेल है, घी है, ये जो विजिबल फैट है। और दूसरा है कि इनविजिबल फैट, यानी मैं सब्जी में नारियल का यूज करती हूँ, या मेरे खाने में नट्स का यूज है, जैसे सिंगदाना है, या फिर ब्रेकफास्ट में मैं बादाम लेती हूँ। सो नट्स, जिससे हमें विजिबल इनविजिबल फैट मिलते हैं। तो ये तीन चीज तो हो गया, और बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी विटामिन और मिनरल्स अगर मुझे मिलाना है, तो तीन चीजें वापस। एक तो है फ्रूट्स, कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी अवेलेबल है, नॉट इन द जूस फॉर्म, होल फ्रूट फॉर्म, लेकिन फ्रूट को लेना है। फ्रूट को हम नॉर्मली बोलते हैं 5 अ डे, 5 अ डे यानी 3 सब्जियां और 2 फ्रूट। ये अगर डाइट में रहा हमारे दिन भर के डाइट में, तो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी विटामिन मिनरल का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। तो कोई भी गोली खाने का मुझे जरूरी नहीं है। तो 2 फ्रूट्स अगर है जो भी सीजनल है, वो फ्रूट का सिर्फ दो ही रूल्स रहता है कि फ्रूट दो खाने के बीच में खाना रहता है, खाने के साथ या तुरंत खाने के बाद फ्रूट नहीं खाना है। और दूसरा है कि फ्रूट को जूस फॉर्म में नहीं लेना है। अगर कोई लिक्विड डाइट में वगैरह है अलग बात है, बट अदरवाइज फ्रूट को होल फ्रूट फॉर्म में ही लेना है। तो ये फ्रूट का हो गया। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड है वो ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। अभी नॉर्मली कैसे होता है, दो चीजें, ड्राई फ्रूट का भी कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग रहता है, नहीं नहीं दैट इज फैटनिंग, वो वजन बढ़ा देगा या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। कोलेस्ट्रॉल इज एनिमल इन ओरिजिन, कोलेस्ट्रॉल कोई भी प्लांट बेस्ड सोर्सेस में नहीं मिलता है। ड्राई फ्रूट्स का प्रॉब्लम सिर्फ दो जगह पे हो सकता है। अगर मैं पूरा काजू का डब्बा लेकर बैठ गई और मैं एक दो एक दो एक दो एक दो खाते जा रही हूँ, तो वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन काजू में प्रॉब्लम नहीं है, पिस्ता में नहीं है, या बादाम में नहीं, या अखरोट में नहीं। अंडरस्टैंडिंग इज मेरे फिस्ट में बॉडी फ्रेम हर एक का अलग अलग रहता है। तो जो फिस्ट में जो मिक्स ड्राई फ्रूट आएंगे, वो मेरा पर डे का कोटा है ड्राई फ्रूट्स का और नट्स का, वो लेना जरूरी है। क्योंकि उससे फिर मुझे जो इसेंशियल फैट्स है जो मेरे बॉडी में नहीं बन सकते हैं, वो मुझे बाहर से देना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम अफोर्ड कर सके, जो भी हम घर पे ला सके, सो वी शुड बी हैविंग दैट। एंड तीसरा है सीड्स। सीड्स यानी पंकिन सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड्स, सब्जा, जैसे तुलसी बीज हम बोलते हैं। तो ये जो भी सीड्स हम ले सकते हैं, उनका डाइट में यानी मिनिमम 1 टेबल स्पून, मैक्सिमम 2 टेबल स्पून पर डे अगर सीड्स इंक्लूड करेंगे, तो हमें वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जरूरी है, वो मीटअप हो जाएगा। लेकिन जो सीड्स है उसका वापस और एक रूल करना है कि सीड्स ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है। और खाने के बाद, चबाकर खाने के बाद ऊपर एक गिलास पानी जरूर पीना है, क्योंकि फिर सीड में जो फाइबर है वो हमें अवेलेबल हो जाता है। या कभी कभी चबाने का प्रॉब्लम है, तो उसका पाउडर भी कर सकते हैं, हाफ वे क्रश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रश किए हुए सीड से, तो वो नॉर्मली 3-4 दिन के अंदर खत्म करने हैं। यानी एक 15 दिन के लिए बना कर रखा और लेते रहे, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो फिर ऐसे पाउडर अगर फॉर्म में है, तो मैं कभी छाछ में या कभी सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए वैसे बता देती हूँ। सो दिस इज अबाउट द मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो जो हमें पूरा तीनों मील में करना है, तो ब्रेकफास्ट में अपना समझो पोहा उपमा हो गया, या पराठा हो गया, या चीला हो गया। देन मिड मॉर्निंग में फ्रूट, ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। फिर लंच डिनर में जो भी मैं खाती हूँ, चावल खराब नहीं है, चावल प्रॉब्लम करता है जब भी एक्सेस में हो जाता है। तो अगर इफ एट ऑल यू आर अ राइस ईटर, प्रिफरेबल है कि अगर अनपॉलिश राइस ले सके, अच्छी बात है। नहीं ले सके तो रेगुलर राइस इज ओके, बट देन पोर्शन साइज शुड बी लेस। मिलेट का ऐसे है कि अभी सडनली ओवरनाइट गेहूं को बंद करके ज्वार बाजरा शुरू कर दिया, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि मेरा सिस्टम, मैंने एक बायोलॉजिकल क्लॉक मैंने सेट किया है। मैंने कभी जिंदगी में नाचनी खाया नहीं, और मैं सडनली नाचनी खाना शुरू करूंगी, बॉडी विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस दैट। सो एनी चेंज इफ एट ऑल, मिलेट्स एडवाइस, मिलेट्स आर वेरी गुड, एडवाइजेबल है। लेकिन मेक श्योर कि स्लोली स्टडीली वो अपने डाइट में ऐड होते हैं, सडनली गेहूं को रिप्लेस नहीं होता है। अभी कुछ आईजीई बढ़ा हुआ है, या कुछ ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जहाँ पे व्हीट इज अलाउ ही नहीं है, तो फिर हमें अलग बात है, फिर थोड़ा थोड़ा हमें वी विल हैव टू मेक श्योर कि व्हीट को रिप्लेस करना है। अदरवाइज मिलेट्स आर अ बेटर ऑप्शन देन व्हीट एंड राइस फॉर श्योर। लेकिन उसको ओवरनाइट चेंज नहीं करना है। ये तो ज्वार बाजरा नाचनी हो गया, जिसका हम रोटी बना सकते हैं। और उसका रोटी भी कैसे, अगर वो बॉइल्ड पानी में अगर डाल के अगर बनाते, तो वो फुल्का जैसा ही बन जाता है। तो बनाना नहीं आता है वैसा भी ऑप्शन नहीं रहता है। दूसरे कुछ मिलेट्स, ये न्यूट्रल मिलेट्स है। न्यूट्रल यानी बेचारे कुछ हमें तकलीफ भी नहीं देते और फायदा भी होता है उस तरीके से। लेकिन एक पॉजिटिव मिलेट करके होता है। अभी मोदी जी ने लास्ट ईयर में
मिलेट ईयर कैसे डिक्लेयर किया था 2023। तो मिलेट्स बेसिकली क्या है, जैसे फॉक्सटेल है, बर्नियार्ड है, नाम थोड़े अलग अलग है, लेकिन वो अपना लैंग्वेज बेसिकली फ्रॉम दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया। लेकिन ये मिलेट्स मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलती हूँ कि ये दिस इज मिलेट राइस ओनली। शक्ल अलग है, चावल का शक्ल और इनका शक्ल मिलता जुलता नहीं है, लेकिन वो चावल ही है। तो चावल अगर लंबा है या वाइट है तो ये थोड़े राउंडिश है और ग्रीनिश या ब्राउनिश ऐसे लगते हैं। लेकिन मिलेट अगर हम यूज कर सके तो जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, जहाँ पे वजन का तकलीफ है, जहाँ पे डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो अगर मिलेट्स डाइट में एटलीस्ट वन मील में भी अगर ऐड कर सके, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, सो दैट इज एक्चुअली एडवाइजेबल। मिलेट्स को खाना कैसे है कि दो दो रूल उसके लिए भी फॉलो है, हर एक चीज के लिए रूल बना के रखे। नेचर है तो नेचर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। तो मिलेट से ना उनको बहुत ज्यादा फाइबर कंटेंट है, बहुत ज्यादा। तो अपना बॉडी उसका कैपेसिटी नहीं है उसको फाइबर को प्रोसेस करने का। तो हमें करना क्या है, मिलेट को 10 से 12 घंटा भिगाना बहुत जरूरी है। उसमें सामा भी मिलेट ही है जो हम एकादशी में खाते हैं। सो सामा और वरई जो भी बोलते हैं लिटिल मिलेट, वो दैट इज अ मिलेट ओनली। तो उसको 8 से 10 घंटा, अभी ये सीजन में, बारिश के सीजन में, ठंडी के सीजन में 12 घंटा भिगाना बहुत जरूरी है। और भिगाने के बाद उसका स्लो कुकिंग करना है, यानी प्रेशर कुक नहीं करना है। अगर ऐसा मिलेट्स अगर हम डाइट में रखें तो आप सिर्फ ये ट्राई करके दीजिएगा, चावल मुझे इतना लगता है तो मेरा पेट भर जाता है, आप मिलेट इतना खाओगे ना तो जरूरी से और ज्यादा पेट भर जाएगा। लेकिन हमें फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बहुत सारा क्वांटिटी में मिल जाएंगे। और जो भी लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या वजन जो भी तकलीफ है उसको हम कंट्रोल कर सके। तो कभी मिलेट खिचड़ी भी बना सकते हैं, या मिलेट रेगुलर उसका उपमा पोहा भी, आजकल तो आटा वगैरह भी अवेलेबल है, वॉट एवर इज फिजिबल प्रैक्टिकल फॉर यू। तो अनाज का हो गया, दालों का मैंने बता दिया, तूर दाल खराब है, चना दाल अच्छा नहीं है, उड़द दाल अच्छा नहीं है, मूंग दाल ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर एसिडिटी गैस प्रॉब्लम नहीं है, माई बॉडी इज एबल टू प्रोसेस द फूड, वी कैन वेरी वेल हैव। जब एक गैस प्रॉब्लम होता है ना कि पेट फूल जाता है या डकार आता है या यहाँ पे जलन होता है, तो वो जरूरी नहीं कि फूड से रिलेटेड है, हो सकता है, आई मीन वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच केस। लेकिन उसमें एक भी वर्कआउट करना है कि अपने पेट में ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जीव जंतु है हमारे हर एक के पेट में। और जीव जंतु है ना, एक अच्छे वाले बुरे वाले दोनों साथ में रहते हैं अपने पेट में, सबका जो भी एज होने दो। तो अगर ये बुरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोफ्लोरा जिसको बोलते हैं, वो जरूरी से अगर ज्यादा बढ़ जाते तो बेचारे अच्छे वाले दब जाते हैं। और उसमें आप जो भी खाना खाओगे, आप एकदम अच्छा से अच्छा खाना खाओ, यानी हेल्थ के हिसाब से खाओ, लेकिन वो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर काम करते हैं, यानी वो फर्मेंट करते हैं फूड को, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जो फिर हमें लगता है कि नहीं मेरा पेट फूलता है या मुझे हेवीनेस लगता है, पेट में गैस प्रॉब्लम होता है, तो वो जरूरी नहीं कि मूंग और मट से ही होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर। अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे वाले बढ़ते कैसे हैं, अच्छे वाले क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कोई भी छोटा सा चीज हो गया तो एंटीबायोटिक खा लिया, या फिर हमारे हमारे खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी यानी मैं रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी तीनों बार चारों बार वही खा रही हूँ, तो दिस नो डाइवर्सिटी। सब्जियां 25 टाइप की सब्जियां हर सीजन में अवेलेबल है, 15 टाइप के फ्रूट्स हर सीजन में अवेलेबल है, अनाज में बदली कर करके ले रही हूँ। तो ये जो भी डाइवर्सिटी रहता है ना, सो डाइवर्सिटी फीड्स दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर उस तरीके से डाइवर्सिटी रहेगा तो अपने गुड माइक्रोफ्लोरा अच्छे रहेंगे, एंड दे आर एक्चुअली दे आर द प्रोटेक्टर्स। अगर अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे है ना, तो फिर हमारा हेल्थ भी प्रोटेक्ट होता है। सो और कभी कभी कोई क्लिनिकल कंडीशन में हमें बाहर से भी, आपने सुना होगा, अभी नाम तो मैं दवाई का नहीं बताऊंगी, लेकिन सुना होगा कि ऐसे जैसे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स रहते हैं, तो शायद आपने सुना होगा। तो ये सप्लीमेंट्स क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि वो अपने अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो जाते हैं। तो कोई भी चीज के लिए ये अगर अच्छे रहे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम डायरेक्टली कोई फूड को ब्लेम करने के बदले हम क्या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे नहीं है वो देखना है। और सबसे एक बेस्ट तरीका है मालूम करने का कि हाउ इज माई मोशन पैटर्न, एम आई एबल टू पास द मोशन प्रॉपरली इन द मॉर्निंग, कॉन्स्टिपेशन नहीं है मुझे, मॉर्निंग में मेरा मोशन पास होता है, एंड तभी पेट में दर्द या पेट में जैसे मरोड़ जैसा नहीं आता, सो दैट मीन्स माई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर परफेक्टली ऑनलाइन। जो मैं सर्कैडियन रिदम का बोल रही थी ना,
तो हम सूरज के साइकिल के हिसाब से चलते हैं, सूरज के हिसाब से हमें चलना चाहिए, द सन। लेकिन अपना बॉडी का भी जो ऑर्गन्स का भी एक रिदम रहता है, ऑर्गन्स का रिदम। मैंने अभी मुझे हॉस्पिटल में पंच इन करना है सपोज 9 AM को। तो मैं सोचूं कि चलो आज मैं 11 बजे पंच इन करूं, या मैं आज सुबह 6 बजे जाकर बैठूं, लेक्चर देना है तो मैं हॉस्पिटल से लेक्चर दूं और 6 बजे पंच करूं। नहीं चलेगा ना इससे। तो वी हैव टू हैव सम डिसिप्लिन कि वो पंच इन और पंच आउट टाइम वो परफेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से डिसिप्लिन होता है। वही डिसिप्लिन अपने बॉडी में रहता है। फॉर एग्जाम्पल अपना जो लीवर है ना, वो लीवर पंच इन करता है बिटवीन 11 PM to 1 AM। 11 PM to 1 AM, इसमें हम सबका लीवर का पंचिंग टाइम, और पंचिंग टाइम मैंने लीवर ड्यूटी पे आता है। अभी 2 घंटे का ड्यूटी है बेचारे का, लेकिन 2 घंटे में करता क्या है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, पूरा बॉडी का कचरा साफ करता है। अभी उस टाइम पे मैं या तो जग रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, या जो भी, या फिर मैं खाना खा रही हूँ, या मैंने खाना बहुत जल्दी खाया, अभी भूख लगा तो मैं कुछ भला मैं अच्छा दूध पी लूंगी या बादाम अखरोट खा लूंगी। तो वेर एवर लीवर का डाइवर्ट हो गया कि उसका काम डिटॉक्सिफिकेशन है, उसको हमने डाइवर्ट कर दिया, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता है, टॉक्सिन्स जमते जाते हैं बॉडी में। और फिर हम बोलते कि मैंने अल्कोहल कभी लिया नहीं, मुझे फैटी लिवर कैसे हो गया। नॉन अल्कोहलिक पेशेंट को लीवर सिरोसिस होना, पहले हमें लगता था कि अल्कोहल ही रिलेटेड है फैटी लिवर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा अल्कोहल रिलेटेड रहता है तो बहुत आसान है, हम बोलते हैं कि अल्कोहल बंद कर दो, तो हमें वो उतना प्रोटेक्शन दे से, लेकिन अल्कोहल ही नहीं है, फिर भी लीवर में अगर फैटी लिवर है तो ये टॉक्सिन्स हम जमा कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई, बिकॉज वी आर इंटरफियरिंग विद द लीवर फंक्शन। तो लीवर का ड्यूटी उधर है। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन, सब ऑर्गन्स का अलग अलग है, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन का ड्यूटी कभी है मालूम है, इट इज बिटवीन 4 AM to 6 AM। ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी इवैक्यूएशन, उसका मेन फंक्शन है कि स्टूल्स को बॉडी के बाहर भेजना। और उस टाइम पे अगर हम सो रहे हैं, या फिर अपना टाइमिंग्स, उस टाइम पे वी आर नॉट अलर्ट, एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट एबल टू पास द मोशन ड्यूरिंग दैट टाइम। कभी बच्चों का भी ऐसे रहता है कि स्कूल के लिए घाई घाई रहता है, देरी से उठेंगे, फिर वैसे ही भगा देंगे, फिर दिन में कभी तो मोशन पास होता है। तो दिस इज, ये सब हम ना, वी आर इंटरफियरिंग विद द नेचर साइकिल। और थोड़ा टाइम तक तो चल जाता है क्योंकि बॉडी का उतना कैपेसिटी भगवान ने बना के रखा है, लेकिन हर टाइम पे अगर ऐसा इंटरफियरेंस होता रहेगा, सो वी आर इन्वाइटिंग द प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली अपने ओवरऑल फूड कंटेंट के बारे में हो गया। ओके, एक लास्ट 10 मिनट्स में लेती हूँ कि अभी खाने का कंटेंट यानी षड्रस जिसका हम बात करते हैं। अभी बोलते हैं कि मीठा नहीं खाना है, अभी डायबिटीज है तो डेफिनेटली शक्कर, गुड़, शहद हम मना करते हैं। लेकिन जो मीठा, जैसे जो षड्रस रहते हैं कि 4 रस रहते हैं, तो मीठा जो है बेसिकली नर्व कामिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो लेकिन मीठा, उसका मतलब हम शक्कर खाते बैठे वैसा नहीं, क्योंकि वो वापस केमिकली रिच हो गया। मीठा यानी खजूर है, खारीक है, यानी ड्राई डेट है, मुनक्का है, अंजीर है। तो ये चीजें मीठा कैटेगरी में आते हैं, या फ्रूट भी उसमें इंक्लूड है। सो दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ आवर डाइट। तीखा यानी मिर्ची वाला, तो जरूरी नहीं कि एकदम तीखा तीखा लाल मिर्ची ऊपर से डालना है, लेकिन एक्चुअली मिर्ची वाला जिसमें कैप्सिकम भी हो सकता है, जो शिमला मिर्च रहता है वो भी हो सकता है, लेकिन वो पचन, या ब्लैक पेपर भी होता है, तो वो पचन के लिए या चयापचय के लिए यानी डाइजेशन के लिए बेसिकली वो एडवाइजेबल है। जो खट्टा है वो क्लिनसिंग के लिए और अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत काम करता है। तो टमाटो होने दो, या कोकम रहने दो, या इमली रहने दो, जो भी हमें सूट करता है वो। तुरट यानी टिश्यू टाइटनिंग, तुरट यानी अम्ला, एस्ट्रिंजेंट, तो अम्ला है। अम्ला का कैटेगरी में जो भी आते हैं तो वो बेसिकली टिश्यू टाइटनिंग के लिए बहुत जरूरी है। या खारट यानी सॉल्टी, वो हमें टेस्ट इम्प्रोवाइजेशन के लिए। अभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हो गया तो या तो नमक पूरा बंद हो जाता है, या कोई कोई बोलते नहीं नमक बहुत ज्यादा लगता है, मैं ऊपर से भी नमक डाल के खाता हूँ। तो दोनों एक्सट्रीम्स एडवाइजेबल नहीं है। पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, कुछ भी रखो। नॉर्मली मैं व्हाइट सॉल्ट पूरा बंद नहीं करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि वो आयोडाइज सॉल्ट है, और हमें आयोडीन का डिफिशियंसी की वजह से हम थायराइड में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो हाउ द बैलेंस, तो जितना जरूरी है मैं हमेशा बोलती हूँ एक पिंच कम रखो। एकदम से बंद कर दिया, अभी क्लिनिकल कंडीशन में तो वो हमें करना पड़ता है, बट इन जनरल थोड़ा सा कम, और ऊपर से नमक नहीं, वो जरूरी है। एंड जो बीटर है, करेला जैसा या नीम जैसा, तो वो हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत फायदा करता है। ने कई बार है सुना होगा कि कड़ू नीम पत्ते का जूस वगैरह लोग पीते हैं, तो बेसिकली क्लिनसिंग, पूरा फ्लश आउट हो जाता है पूरा बॉडी टॉक्सिन से। तो अगर हम हर जगह में यानी मील का कंटेंट
और मील के जो टेस्ट बैलेंस में, अगर इसमें बैलेंस रख सके तो वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग आवर हेल्थ। और प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि मैं बनाना चाहती हूँ, सपोज आई एम अ कुक, ऑब्वियसली आई एम द कुक इन माई हाउस, और फैमिली मेंबर्स बोलेंगे, एक बोलेगा ये नहीं चाहिए, दूसरा बोलेगा वो नहीं चाहिए, तो फाइनली इससे जो कॉमन कंसेंसस होता है कि चलो सबको यूनिवर्सली आलू का सब्जी अच्छा लगता है, तो फिर आलू भी बना जाता है। तो मैं एक उसमें सजेस्ट करती हूँ पेशेंट्स को, अगर जरूरी से ज्यादा फैमिली में जरूरी है ना, दो से ज्यादा फैमिली मेंबर्स है और उनके प्रेफरेंसेस अलग अलग है, तो एक किचन कैलेंडर बना के रखना है। तो किचन कैलेंडर यानी कि एक संडे को इट्स होमवर्क, और मस्त फैमिली होमवर्क है, इट इज वेरी गुड। सो फैमिली होमवर्क यानी सब फैमिली साथ में बैठना है संडे को, और उसमें ना लिखना है कि चलो मैं मंडे को पोहा बनेगा, ट्यूसडे को टिक्की बनेगा, वेनसडे को चीला बनेगा, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, फिर मंडे को ये सब्जी रहेगा। सो व्हेन वी हैव दिस किचन कैलेंडर, जो हमें पेशेंट्स के लिए हम बनाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन एक घर में अगर ऐसे कैलेंडर अगर हम फ्रिज को लगा के रख सकते हैं ना, सो पीपल आर प्रिपेयर कि ठीक है मुझे मंगलवार को उपमा मिलने वाला है, तो उसमें ये क्यों बना है, मुझे ये नहीं चाहिए वो चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो कुक करने वाले हैं, इवन काफी सारे प्रभुजी भी कुक करते हैं, तो वो टेंशन नहीं रहता कि अभी बनाया लोगों ने खाया नहीं तो क्या करना है। सो देयर वी कैन हैव अ प्लान्ड अप्रोच, और फिर जो हमें मालूम है कि चलो ये वक्त में मुझे ये चीला का मिक्सचर लगेगा, अवेलेबल लगेगा, तो मैं उसके हिसाब से मेरा किचन पैंट्री में, किचन में वो मैं सब रेडी रखूंगी। सो प्लानिंग अगर है तो चीजें आराम से अच्छा तरीके से जा सकती है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर। योगराज प्रो जी, हाँ एक मैं क्वेश्चन आंसर ले सकती हूँ? Yes, yes, yes. Yes, Mataji, you can take the question and answers. अच्छा, नाचनी मतलब हिंदी में रागी बोलते हैं। नाचनी इज बेसिकली दैट रेड कलर्ड मिलेट, तो उसको हम रागी बोलते हैं। वेट लूज करने के लिए ना, एक्चुअली वेट मेन कारण है काफी सारे बीमारियों को इनवाइट करना। तो वेट लूज करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना रहता है कि एनर्जी इनटेक और एनर्जी आउटपुट, इसमें हमें कैसे बैलेंस रखना है। तो एनर्जी इनटेक यानी जरूरी से 1/4 कम खाना है, एंड एनर्जी आउटपुट यानी जरूरी से ज्यादा फिर एक्सरसाइज करना है, तो फिर वेट लॉस के लिए उसका फायदा होता है। बाकी स्पेसिफिक इंडिविजुअल में क्यों वजन बढ़ा है या क्यों वजन कम नहीं हो रहा है, वो पूरा डाइट रिकॉल लेने के बाद में बता पाऊंगी। देन एशगार्ड, हाँ, कई सारे लोग एशगार्ड का दूधी का ऐसे जूस लेते हैं। सी, जो भी आप ले रहे हैं ना, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द बॉडी, वो लेने में नुकसान नहीं है। एनीथिंग विच इज नियर टू नेचर डेफिनेटली फायदा करता है, लेकिन लिटरली मैंने देखा है कि लोग ऐसे नाक बंद करके ले रहे हैं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। जो आप एंजॉय करते हैं सो यू कैन वेरी वेल गो अहेड विद दैट, लेकिन अगर उसका जूस भी लेते हैं तो उसमें नमक डाला, नींबू डाला, वो चीजें नहीं करने, देन मेक इट श्योर कि आप वो डायरेक्टली लेते हैं। मतलब कि सॉरी, हैंड्रेस जो के हैं। हाँ मैं इसमें जो चैट बॉक्स में वो कवर कर रही हूँ, फिर मैं उधर लेती हूँ, चलेगा? यस, यस, बट ओके। देन व्हाट अबाउट किनोआ? सो किनोआ इज अ मिलेट ओनली, जैसे अपना रागी ज्वार बाजरा है तो वैसे ही है। किनोआ अपना है नहीं, यानी अपना इंडिया में इतने फॉक्सटेल वगैरह इतने अच्छे अच्छे मिलेट्स अवेलेबल है। किनोआ इज सपोज टू बी वेरी हाई इन प्रोटीन। उसका प्रिंसिपल सेम है कि उसको सोक करके कुक करना है, स्लो कुकिंग, लेकिन अगर बाकी के मिलेट्स अवेलेबल, यू कैन गो अहेड विद दैट आल्सो। मिल्क सुबह में लेना है, रात में लेना है, दैट इज एब्सोल्युटली आपका चॉइस है। प्रिफरेबली दूध को थोड़ा सा जैसे हल्दी या ये सीजन में थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर डाल के अगर बॉईल करते हैं तो दूध लेने में नुकसान नहीं है। दूध मुझे रात को जमता है नहीं जमता है, वो मुझे अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन या गैस होता है तो रात को मुझे मेरे लिए दूध नहीं है, सो दैट यू कैन टेक अ कॉल। नीज का प्रॉब्लम है तो वापस इट इज रिलेटेड टू दी टॉक्सिन एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। सो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन यानी जैसे पूरा कॉन्स्टिपेशन है, या मोशन क्लियर नहीं हो रहे, या फिर मैं डेड फूड खा रही हूँ। एक कंसेप्ट मेरा बताना रह गया यहाँ पे, लिविंग फूड और डेड फूड। तो लिविंग फूड है ना, वी आर वेजिटेरियन तो हम सब प्लांट बेस्ड ही खाना खाते हैं। डेड फूड तो जो नॉनवेज वाले लोग हैं तो वो डेड फूड खाते हैं, लेकिन वो प्लांट बेस्ड फूड में भी डेड फूड रहता है। यानी अगर मैं स्टेल फूड खा रही हूँ
या मैं ओवर कुक किया हुआ फूड खा रही हूँ ना, उसमें से पूरा जान ही निकल गया और फिर मैं उसको खा रही हूँ, या फिर मैं हर बार रीहीटिंग करके खा रही हूँ, तो ये चीजें डेड फूड में चली जाती है, एंड देन ये टॉक्सिन्स होते हुए देन वी गेट द प्रॉब्लम विद द आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेशन बेसिकली। सो आर्थराइटिस रहेगा तो इट इज अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ओनली। तो फाइंड आउट करना है कि मुझे क्या चीजें मुझे डाइट में कम करनी है। मेरा कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन K2, 7 लेवल बराबर है नहीं है, उसके हिसाब से देन वी कैन वर्कआउट ऑन दैट। गोंद बहुत अच्छा है, अगर अगर आर्थराइटिस है तो गोंद जो रहता है डिंक, सो दैट इज सपोज टू बी वेरी गुड। अश्वगंधा, त्रिफला का मैं एडवाइस नहीं करूंगी, बिकॉज इवन दो आई एम अवेयर, लेकिन आई एम नॉट द क्वालिफाइड पर्सन फॉर दैट। अश्वगंधा बेसिकली स्ट्रेस रिलीविंग है, तो अगर एडवाइस किया है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए हाइड्रेशन अच्छा से रखना बहुत जरूरी है। कि नॉर्मली हाइड्रेशन बराबर है कि नहीं कैसे देखना है कि अपना यूरिन कलर देखना है। अगर यूरिन कलर इज येलो, that means my body is into dehydration. It has to be not crystal clear like water, तो फिर ओवर हाइड्रेशन हो गया। सो ऑन एन एवरेज एक 3 लीटर्स वाटर लगता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कहाँ ना कहाँ पे पानी कम जा रहा है, और सब्जियों की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देनी है तो फाइबर हो जाएगा। B12 हमें दूध दही से मिलता है, बेसिकली एनिमल फूड्स में मिलता है। लेकिन अगर B12 का डिफिशियंसी है, एंड नॉर्मली हम सबको रहता ही है, पर्टिकुलर एज के बाद तो कॉमन हो जाता है, सो मेक श्योर दैट वी आर ऑन द B12 सप्लीमेंटेशन। एक मेंटेनेंस डोज पे हमेशा रखेंगे तो चलेगा। वेजिटेबल स्प्राउट्स, पल्स स्प्राउट्स, कोई भी स्प्राउट यानी वहां पे हमने लाइफ को एक्टिवेट किया है, तो वो वेजिटेबल स्प्राउट है या पल्स स्प्राउट है, आप कोई भी फॉर्म में लेंगे तो अच्छा ही, उसका फायदा, ये नुकसान कुछ नहीं है। माइग्रेन के लिए, माइग्रेन ऑल्सो इज एलर्जिक रिएक्शन। आप अगर माइग्रेन है या आर्थराइटिस भी है ना, IgE लेवल अगर चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि यू आर एलर्जिक टू समथिंग। और एलर्जी यानी बेसिकली ग्लूटेन और डेयरी का मेनली एलर्जी रहता है, और ये तो एलर्जिक हो गया, लेकिन उसको कवर अप करना है तो हाइड्रेशन बराबर रहना है। देन यू हैव टू मेंटेन अ डायरी कि मैं नॉर्मली कौन से, कभी मुझे माइग्रेन का अटैक आता है कि मेरा रात को नींद नहीं हुआ तो आता है, या फॉर फीमेल्स के लिए कोई पीरियड से रिलेटेड टाइम रहेगा तभी आता है। सो जस्ट मेंटेन अ डायरी एंड फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, कभी होता है, देन यू गेट टू नो द रूट कॉज ऑफ दैट। और फोलिक एसिड सप्लीमेंट वगैरह उसमें फायदा करते हैं, लेकिन इट इज क्लिनिकली इंडिविजुअलाइज, सो मैं डायरेक्टली वो नहीं बता पाऊंगी आपको। व्हाइट सॉल्ट इज अपना जो आयोडाइज सॉल्ट जो पैकेट में मिलता है, वो सेंधा नमक यानी पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, वो भी आप आई मीन बैलेंस में यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे एशगॉट जूस में तो चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देता है। स्लीप रेगुलर करने के लिए, स्लीप अभी हम जो देख रहे हैं ना, अभी आई एम द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑल्सो, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्लीप 50% प्रॉब्लम स्लीप से होता है, या तो स्लीप कम होता है या स्लीप गलत टाइम पे हो रहा है, और देन वी इन्वाइट द प्रॉब्लम। और स्लीप, सो आइडियली आइडियली अभी ये हर एक को एप्लीकेबल नहीं हो सकता, लेकिन आइडियली अगर हम 9:30 से यानी 9 PM से लेकर 11 PM के बीच में अगर सो सके तो वो बहुत बढ़िया है। एंड देन वी नॉर्मली, ऑल ऑफ अस वी आर नॉर्मली सीडेंटरी वर्कर्स, जैसे पीठ पे ईट लेकर भागने वाले लोग हैं नहीं हम लोग, तो हमें एक 7 घंटे का नींद सफिशिएंट है, दिन में नींद नहीं लेना है। और अगर वो नींद नहीं आ रही है तो हमें थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ज्यादा नींद आ रहा है या ऐसा ड्राउजीनेस मैंने बताया, उसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। ब्रेन फॉग यानी ब्रेन शटर डाउन करता है, तो अगर वो ब्रेन फॉग हो रहा है दैट इज नॉट अ गुड साइन, तो हम थोड़ा फॉरगेटफुलनेस में भी आ जाते हैं, अरे मैं बोलने वाली थी, मैं भूल गई, ये चीजें होता है, तो ब्रेन का हेल्थ में थोड़ा सा गड़बड़ है। देन वी हैव टू मेक श्योर दैट वी again rethink about what I am putting inside my body, that is very important. ओमेगा फैटी एसिड के लिए कॉड लिवर का कोई जरूरी नहीं है, वी हैव omega 3 फैटी एसिड, अपने भक्ति विधान में भी हम रखते हैं। इट इज सी अलगे से भी, फ्लैक्सीड से भी मिलता है, सो वी नीड नॉट हैव एनीथिंग नॉन वेजिटेरियन सोर्स। B12 सप्लीमेंट भी काफी सारे अवेलेबल है। अभी B12 का लेवल क्या है
उसके हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी और डोसेज डिसाइड कर सकते हैं। बेस्ट वे टू गेन वेट, अगेन एनर्जी इनटेक आउटपुट का बैलेंस बराबर रखना, तो गेन वेट होता है। एंड जो भी मील ले रहे थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट कर सके तो वो ज्यादा बेटर है। what food item should be strictly avoided for a person working? So avoided list में वो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ। तो avoided में anything which is man made should be avoided strictly। अभी ये ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स ये सब चीजें है ना, आई कॉल देम एज कन्वीनियंट फूड्स। ब्रेड है, सैंडविचेस है, सो दे आर द कन्वीनियंट फूड्स। कन्वीनियंट है ना, अभी आई डोंट हैव टाइम एट ऑल बट आई हैव टू ईट समथिंग, तो ऑन गो मैंने ले लिया। तो अपना कल्चर नहीं है, वेस्टर्न टाइप का कल्चर है। तो something which is man-made, they are convenient foods. So convenient should be used only on rare times, कि महीने में एक आध दो बार हो गया तो हो गया, otherwise routinely that is not supposed to be the part. So anything which is naturally available, go ahead with that. Especially sitting for longer hours sit करना, I mean बैठे रहना is something which is not advisable. सो मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि 1-1.5 घंटा हो गया तो कुछ नहीं, तो चलो उठ के आप उधर वो टेबल पे जाकर वापस आ गए, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। इट्स समथिंग कॉल्ड एज चेयर योगा। अगर बैठे बैठे आप पूरा अपने मसल्स को या जो भी जॉइंट्स है उनको आप बैठे बैठे भी एक्सरसाइज दे सकते हो। दिस बेसिकली टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। वो ब्लड स्टैग्नेंट हो गया तो फिर हम प्रॉब्लम को इन्वाइट करते, कभी मुंगी आ जाता है ना, एक जगह पे बैठ गए तो पैर को मुंगी आ गया, तो क्योंकि वो ब्लड स्टैग्नेंट हो जाता है। So that's why this sitting for longer hours is something which is not advisable. और डाइजेशन के लिए इजी हो, यानी अगर हम राइट टाइम पे खा रहे हैं और जब भी बॉडी को जरूरी है तभी हम खा रहे हैं, तो उसका डाइजेशन डेफिनेटली हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अभी जेनेटिक एलर्जी का परमानेंट सॉल्यूशन जेनेटिक एलर्जी का है कि जो भी एलर्जेंस हमने आइडेंटिफाई किए टेस्ट के हिसाब से, तो वो हमें नहीं लेने हैं। अभी जीन्स हमारे जो ऑलरेडी दे आर जीन्स का एक पैटर्न जो ऑलरेडी सेट हुआ है, उसको हम इंटरफियर नहीं कर सकते। सो अनफॉर्चुनेटली लिस्ट अगर बड़ा भी होगा कि ये एलर्जेंस है, तो वो हमें लेना ही पड़ेगा। तो मैं थोड़े से ना अभी काफी सारे लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं, तो मैं आरती सोमानी माता जी, व्हाट इज द क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी एक्चुअली मेरा पेट तो सही रहता है, मोशन भी होता है, पर ना माता जी जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना होता है तो उसमें ना बहुत सारा पानी जब पीती हूँ तो मेरा प्रेशर बनता है। तो मेरे को ना 2.5-3 लीटर जब तक पानी नहीं पीऊँ, और वो भी कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर पिया फिर थोड़ी देर बाद, तब भी जाके अभी सपोज जैसे को मंगल वगैरह अटेंड करना होता है तो इसके लिए मतलब क्या करूँ कि मेरा मोशन वन टाइम में एकदम क्लियर हो जाए, या एक साथ फिर अब पानी मतलब पानी पीने ही मुझे आधा घंटा लग जाता है। सो और मतलब जी। करेक्ट। सो एक्चुअली आपका पेरिस्टालिसिस, जो अपने कोलन का इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट थोड़ा स्टैग्नेंट हो गए। तो पानी लेकर मोशन करना, वो तो हमने उसके ऊपर ट्रिक निकाला है, लेकिन रूट कॉज है कि आपका पेरिस्टालिसिस बराबर नहीं है। और इतना सारा पानी सुबह में सिर्फ मोशन के लिए लेना, इट इज समथिंग नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि फिर हम रूट कॉज को तो हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। तो पेरिस्टालिसिस स्टैग्नेंट है, तो उसके लिए फाइबर कंटेंट पूरा दिन का, जरूरी नहीं सिर्फ रात का या सुबह का, पूरा दिन का फाइबर कंटेंट। फाइबर यानी तंतुमय चीजें जो रहती है, जो हमें नॉर्मली अपने बॉडी को 25 to 30 ग्राम फाइबर लगता है, और हम जो खाते हैं अपना जो रूटीन डाइट है उसमें हमें 10, 12, 15 ग्राम के ऊपर फाइबर नहीं मिलता है। वैसे चल जाता है, लेकिन अगर ये कॉन्स्टिपेशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो थोड़े फाइबर सप्लीमेंट लेना है, कुछ एक्सरसाइजेस करना है जहाँ पे हम इंटेस्टाइन को थोड़ा सा एक्टिवेट कर सके, एंड पूरा दिन का हाइड्रेशन, ये 3 चीज, और स्ट्रेस नहीं है, और राइट टाइम पे स्लीप। तो 5 चीजें मैंने बोल दिया। ये 5 चीजें थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लोली जाना पड़ेगा, लेकिन ये करते हैं तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक हो सकता है सेटल। और अगर क्लिनिकली कुछ इशू है, इन दैट केस मे बी समथिंग नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जो जैसे इसबगोल जैसे नॉन सोल्यूबल फाइबर है, जो नॉन हैबिट फॉर्मिंग चीजें, तो वो लेना शायद से जरूरी पड़ेगा। तो दैट यू कैन जस्ट कंफर्म विथ योर डॉक्टर। ओके, देन वी हैव जय गुप्ता प्रभु जी।
Hare Krishna Mataji, Dhanut Pranam. Mataji, my question is like I used to work in night shifts, so I wanted to know how to schedule my food plans and sleep because that may be very like I had to work, but I know it's not uh, good for health, but I still wanted to know how to manage Yeah, that. yeah. I can understand. Actually, working in the night is not absolutely not at all a healthy system, but professionally need है तो उसको करना ही पड़ता है, unfortunately. तो इसमें ना अभी एक है कि वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, क्योंकि मैंने जैसे सर्कैडियन रिदम बताया, जब भी ऑर्गन्स काम पे आते हैं तभी आप भी ड्यूटी पे रहते हैं तो ऑर्गन शट डाउन हो जाते हैं, और फिर स्लोली स्टेडीली देन वी इनवाइट द प्रॉब्लम्स। लेकिन अभी हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर इन दैट केस व्हाट आई सजेस्ट कि नाइट में भला आप जग रहे हैं लेकिन ऑर्गन्स आर नॉट इन दैट कैपेसिटी टू एक्सेप्ट, सो वी शुड नॉट बी ईटिंग एनीथिंग। नॉर्मली ऐसे होता है कि फिर कुछ उनको 1 AM 2 AM ब्रेक हो जाता है, फिर कुछ खाना हो जाता है या ऐसे। तो even though you are working post 11 PM you should not be eating anything except water, except अगर कुछ जरूरी पड़ा तो ग्रीन टी वगैरह ले लिया, अलग बात है। और बाकी फिर सुबह में समझो आप 6 बजे घर पे पहुंच जाते हो, तो दैट इज योर स्टार्टिंग ऑफ द डे। तो उस टाइम पे कुछ फ्रूट, ड्राई फ्रूट सीड्स खा के, कुछ एक्सरसाइज यानी आधा घंटे का वगैरह एक्सरसाइज करके यू कैन स्लीप, डोंट हैव ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप सुबह में तो हम नाम देते कि ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन वो खा के आप तुरंत सो जाओगे तो फिर इट विल नॉट बी प्रोसेस्ड। एंड देन आइडियल टाइम कैसे रहेगा कि चलो आपने 6-7 घंटे का नींद ले लिया तो ज्यादा टाइम सुबह का वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि नाश्ता करो फिर वापस 2 घंटा रुको फिर सो जाओ, फिर तब तक उठने का टाइम आ जाएगा। सो ऑन एन एवरेज आप फिर 12-1 बजे तक अगर आपका लंच लेते हो एंड देन 8 o'clock तक आप डिनर लेते हो, तो कीप ओनली 2 meals a day एंड विच इज कंप्लीट मील, तो होममेड एंड कंप्लीट मील्स। एंड सुबह का स्टार्ट, और अगर जरूरी पड़ेगा तो एक 10-11 बजे एक आध फ्रूट ले लिया, तो सो ऐसे आपका मील बैलेंस हो जाएगा। तो उसमें आपका 3 meal a day का टाइप नहीं रखना है। एंड सिर्फ नींद बराबर से, यानी 6 बजे नींद नहीं आता है या थक 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 गए हैं उसकी वजह से नींद आना हो और एक्चुअल नेचुरल नींद आना, उसमें एक्चुअली बहुत फर्क है। लेकिन अगर नींद नहीं आ रहा है तो कुछ मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेके मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट दैट टाइम। नहीं तो आप भले 5-6 बजे घर पे आ जाओगे या आपका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन सोते सोते अगर 9 बज रहा है तो फिर हम पूरा फिर साइकिल गलत कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज एडवाइजेबल। Thank you so much, Mataji. So, Hare Krishna. Vedima, Mataji, सोनी, सॉरी। हाँ, या समय के पाबंदी के कारण हम एक आखिरी सवाल ले लेते हैं और उसके बाद हम सेशन को एंड कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक प्रोजी 10 लोगों ने हाथ ऊपर किया है तो इनजस्टिस है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक, अगर वो आपको मेल कर सके एंड देन आई विल गेट बैक टू देम। सो आई एम जी सो जी सॉरी, बिल्कुल, मैं सबको आंसर नहीं जी कर जी सकूंगी। तो मैं बिल्कुल। लास्ट लेती हूँ, दीपक राव प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, आई थिंक नहीं कनेक्ट हो पा रहे। सोनी, सोनी हो गया ना अपना? नहीं, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हाँ माताजी, मेरा क्वेश्चन माताजी 2-3 छोटे छोटे माताजी करिए थे। जैसे आपने बताया कि क्या शुगर पेशेंट पे जो ये आपने बताया खजूर ये सब ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? डायबिटीज पेशेंट जैसे आपने बताया खजूर है, मीठे फल है, ये क्या खा सकते हैं डायबिटीज नहीं नहीं पेशेंट? नहीं, डायबिटीज पेशेंट के लिए खजूर, अंजीर, फ्रूट ये सब कार्बोहाइड्रेट में काउंट किए जाते हैं, तो उनको एकदम से कार्बोहाइड्रेट लोड नहीं दे सकते। तो अगर फ्रूट खा रहे हैं तो फिर अंजीर खजूर नहीं खाना है, फ्रूट नहीं खा रहे तो ये डेफिनेटली खा सकते हैं, लेकिन उसका प्रमाण मेंटेन रखना जरूरी है। और डायबिटिक पेशेंट को कोई भी कार्बोहाइड्रेट है तो फ्रूट या ड्राई फ्रूट फॉर्म में भी है, दैट हैज टू बी कंबाइंड विद द नट्स। यानी मैंने अगर एक एप्पल अलाउ किया तो उसके साथ 2 अखरोट और 4 बादाम लेने हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और इसेंशियल फैट की वजह से वो तुरंत शुगर स्पाइक नहीं होता है। माताजी मेरा और है माताजी, जैसे मैं खाना नहीं खाती हूँ तो मुझे गैस बनता है बहुत ज्यादा, मेरा गला चलता है, तो इसके लिए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे हाँ, सो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में एंजाइम और एसिड सीक्रेट हुए हैं, दे आर वेटिंग दैट द फूड शुड कम इन, और आप फूड देते ही नहीं हो तो बेचारे वो क्या करेंगे? सो वो प्रॉब्लम होता है। तो आपके लिए लॉन्ग मील गैप्स रखना एडवाइजेबल नहीं है। आप भला थोड़ा सा खाओ, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खाएंगे
तो वो आपके लिए बेटर रहेगा ज्यादा। और थोड़ा सा वो प्रोबायोटिक का भी वर्कआउट कर लीजिएगा। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, डन। यस। तो अब मैं स्वागत करता हूँ संदीप कैमल जी का, हमारे सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु जी का, जो कि हेड है ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस डिपार्टमेंट के, जो कॉर्पोरेट रिलेशंस और पब्लिक रिलेशंस भी देखते हैं, और वो 20 साल से अधिक साल से जुड़े हुए हैं भक्ति वेदांत अस्पताल से। अब मैं निवेदन करता हूं कि आप हमें इस्कॉन डिवोटी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बताएं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज जी। और सबसे पहले सर्वप्रथम उज्जैन के सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और खास करके व्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, कृष्ण किशोर प्रभु और दक्ष संकर्षण प्रभु, आपका भी धन्यवाद है कि आपने हमें एक मौका दिया ताकि हम भक्तों की सेवा में ये प्रस्तुत कर सके। वैदेही माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, हालांकि ये सवेरे का समय है, आप भी व्यस्त रहते हैं मैं जानता हूँ, तो आपने समय निकाल कर भक्तों के लिए आपका योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है, कैन यू शेयर दिस स्लाइड? ये यस जो सर। कार्यक्रम है जो हमने भक्तों के लिए शुरुआत की थी, जैसे योगराज जी ने बताया कि पिछले साल 2023 में हमने 25 साल पूर्ण किए भक्ति वेदांत अस्पताल के। तो उस उपलक्ष्य में हमारे अस्पताल का 3 आधार है। एक है वैष्णव धर्म प्रचार, वर्णाश्रम धर्म और वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा के अंतर्गत हमने ये इसे स्टार्ट किया था। इसके मिशन और विजन यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसे कि हम चाहते हैं कि सारे विश्व के इस्कॉन के कांग्रीगेशन के फैमिली मेंबर्स वो स्वस्थ रहें, और इसमें हम योगदान देना चाहते हैं, और ताकि आप लोग का जो सेवा है वो निरंतर चालू रहे भक्ति में। तो इसके लिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि स्वास्थ्य साधना सेवा, तो ये स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसके वजह से अगर अच्छा स्वास्थ्य रहा तो हम आगे की सेवाएं कर सकते हैं। तो यही इसका मूल कारण है। तो इस सेवा के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं ये बताना चाहता हूँ 2 मिनट में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गो टू दी अनदर वन। तो इस सेवा में हम 2 प्रकार की सुविधाएं अर्पण करते हैं। पहले हेल्थ टॉक, जैसे आज आपने देखा वैदेही नवती माता जी ने हेल्थ टॉक प्रोवाइड किया। तो विश्व भर में हम लोग जूम के माध्यम से, अगर नजदीक के सेंटर हैं तो हम लोग फिजिकली जाकर वहाँ पे हेल्थ टॉक देते हैं। भक्तों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छे से रखना है, में क्या क्या बदलाव करना है, इसके बारे में हम हेल्थ टॉक करते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल, दैट इज फ्री। तो ये उज्जैन के लिए हमारा ये पहला सेशन था। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हर महीने हम एक एक टॉपिक पर, एक एक विषय पर हम चर्चा करें और आप लोगों को इसका लाभ दें। तो दूसरा एक जो हमारा ऑफरिंग है वो है एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक मोबाइल नंबर है 7391040162। ये आप नोट कर सकते हैं, या तो बाद में हम शेयर भी करेंगे। जो आप राजेंद्र कृष्ण प्रभु या कृष्ण कृष्ण प्रभु हम लोग भेजेंगे, वो आप उनसे ले सकते हैं। जो नोट करना है नोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये 24 घंटा हेल्पलाइन नंबर, और किसी भी भक्त को अगर कोई वैद्यकीय समस्या है, उपचार चाहिए, तो इस फोन नंबर पे फोन करने के बाद हमारे अस्पताल में जो डॉक्टर हैं उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और अगर कोई नजदीक के कोई डिवोटी हैं जो मुंबई में मीरा रोड में हम लोग जहाँ पे हैं, वहाँ पे अगर किसी को आपातकालीन स्थिति का कुछ सिचुएशन आ गया तो ये नंबर में फोन कर सकते हैं। और अगर जैसे अभी आज हेल्थ टॉक है, किसी को अगर जानना है, कोई इंक्वायरी है, तो वो इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। और ये 24 आवर 24 घंटे चालू है। और खास बात ये है कि ये जो नंबर है ये एक भक्त ही ऑपरेट करते हैं, और ये एक सीनियर मैनेजमेंट असिस्टेंट मैनेजर गुलमलता माता जी हैं, आज वो देख रहे हैं इसे। नेक्स्ट स्लाइड। और उसके अलावा हमारे पास एक विशेष चैट बॉट है, जिससे व्हाट्सएप में आप नंबर सेव कर लीजिएगा 8400146262। जब आप इस नंबर को सेव करेंगे तो आप बॉट के द्वारा ऑटोमेटिकली, आपको अगर कोई भी फैसिलिटी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ये भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। और यही बॉट सर्विस आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी है, और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट bhaktivedanta.com यहाँ पे भी उपलब्ध है। तो नेक्स्ट प्लीज। सो ये जो हमारा उद्देश्य है
जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हम यही चाहते हैं कि हर एक जो भक्त है स्वस्थ रहे। तो ये सब करने से या इस फैसिलिटी से जुड़ने से आपको क्या आप एडिशनल लाभ मिलता है। सबसे पहले हम लोग जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, हमें कभी कभी लगता है कि ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। तो भक्ति विदान क्योंकि ये भक्तों का संगठन है, तो यहाँ पे आपको ट्रस्टवर्दी डॉक्टर्स का सेकंड ओपिनियन मिल सकता है। दूसरे है कि भक्तिवेदांत अस्पताल ये NABH एक्रेडिटेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पताल है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है और जो फैसिलिटी है वो उच्च स्तर की है। और अगर कोई भक्त भक्ति वेदांत अस्पताल में एडमिट होता है तो हमारे पास एक स्पेशल टीम है, डिवोटी केयर फैसिलिटेटर, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, फ्लोर फैसिलिटेटर, बिलिंग, OPD स्टाफ, रिसेप्शन स्टाफ, कस्टमर केयर, ये सबका एक समावेश है। जो भक्त एडमिट होगा भक्ति वेदांत अस्पताल में, उसका ख्याल रखने के लिए, स्पेशल ख्याल रखने के लिए वो वहाँ पे तैनात है। और इसके लिए हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी इंटरनली बनाया हमारे सिस्टम में, कि कोई भी भक्त जब आता है 24 घंटे में कभी भी, तो उसमें मैसेज चला जाता है, तो जो भी कनेक्टेड लोग हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि अस्पताल में जब जाते हैं हम लोग बाहर के, तो डिवोटी जो है उनके हाथों में IV रहता है, वो पड़े रहते हैं, उनको पता नहीं उनको खाने में क्या मिलेगा। असहाय अवस्था में वो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, और उन्हें ये प्रसाद का बहुत चिंता है। तो आज जो मैं कहना चाहता हूँ, वैदेही माता जी जो है एक तरह से हमारे प्रसादम इंचार्ज है भक्ति वेदांत अस्पताल के। सारे मरीजों को उनके डाइट के अनुसार जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। हमारे यहाँ पे एक मंदिर भी है, यहाँ पे निताई चैतन्य वेद भगवान है और जगन्नाथ जी, बल्लभ जी, सुभद्रा मैया है। तो सारा जो भी है हमारे अस्पताल में, हर बूंद और हर अन्न ये भगवान को भोग लगने के बाद ही सबको मिलता है। तो ये एक विशेष सेवा है भक्ति वेदांत में। अगर कोई, हम नहीं चाहते कि कोई बीमार होकर आ जाए, लेकिन अगर है तो ये फैसिलिटी है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमारे श्री श्री निताई चैतन्य वेद में, तो अगर किसी भक्त को अस्पताल में होते हुए भी या उसके अलावा भी कोई अगर विशेष पूजा अर्चना या प्रार्थना करनी है, तो उसकी सुविधा भी यहाँ पे है। तो अंत में ये कहूँगा कि अगर किसी भक्त को अपने कॉन्ग्रेगेशन के लिए भी अगर कोई हेल्थ टॉक्स करवाना हो, तो वो मुझसे यानी सर्वकृष्ण दास या सुधीर चैतन्य को इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर यहाँ पर दिया गया है और ये हम नंबर शेयर भी करेंगे आगे जाके। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई अगेन थैंक ऑल दी उज्जैन डिवोटीज कि आप लोग ने यहाँ पे आने का मौका या प्रस्तुत करने का मौका दिया। और हम आग्रह करते हैं कि इस तरह की सेवाएं हम आगे जाकर भी आपको प्रोवाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कैमल सर। I am feeling really blessed with you all participants of ISKCON Ujjain Congregation devotees. Special thanks to our speaker dietitian वैदेही नवाधी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ सेहतमंद जीवन शैली की आदत को अपनाने के बारे में जानकारी साझा दी है। हम और धन्यवाद देना चाहते हैं कृष्ण किशोर प्रभु जी का और दक्ष संकर्षण प्रभु जी का भी। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए थे, आगे चल के भी हम नए स्वास्थ्य के विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। एक बार 3 बार हरे कृष्णा बोलकर हम इस सेशन को एंड कर देते हैं। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, हरे राम हरे कृष्णा राम, राम कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा राम, हरे राम हरे, राम हरे हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।